हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर से ही कनेक्टेड है, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे स्टार्ट करने के लिए एक बिजनेस को, कि कैसे एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि सबसे पहले हम बिजनेस की लाइन को चूज़ करते हैं कि बिजनेस की लाइन कैसी हो, यानी कि आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे या प्रोडक्ट्स बेचेंगे या कोई सर्विस देंगे। इसके अलावा फिर आप साइज़ को चूज़ करते हो कि आपका बिजनेस जो है उसका साइज़ कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। बड़ा बिजनेस हम तब करते हैं जब हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, छोटा बिजनेस हम तब करते हैं जब हमारे पास ये चीज़ें कम होती हैं। फिर हम सेलेक्ट करते हैं एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन किसके लिए, कि आपको अपने बिजनेस का ओनरशिप फॉर्म कैसे रखना है। ओनरशिप फॉर्म में मैंने आपको 5 टाइप के बताए थे, जिसमें सोल ट्रेड था, पार्टनरशिप था, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, HUF बिजनेस था और कंपनी फॉर्मेट था। इनमें से आप जब चूज़ कर लेते हो तो फिर आपको एक लोकेशन देखनी होती है। लोकेशन एक प्राइम लोकेशन चाहिए हमको बिजनेस करने के लिए। आप इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने कोई अच्छी लोकेशन चूज़ नहीं की तो इससे आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और आप अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज भी नहीं दे पाओगे। तो आपको एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी लोकेशन चाहिए होती है जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़, जहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है वो सब अवेलेबल हो। तो उसी कंसेप्ट में हम आगे इस चीज़ के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका आता है नंबर 5 पर पॉइंट है, वो है फाइनेंस फैसिलिटी। फाइनेंस फैसिलिटी को वित्तीय सुविधा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और ये कैपिटल जो होती है वो आपको बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट करनी होती है। भाई, या तो सबसे पहले आप अपने पास से इस चीज़ को कलेक्ट करो कि आपके पास है या नहीं। अगर नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है जितने आपको चाहिए, तो फिर आप अदर सोर्सेज जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके पास जाओगे। उनसे भी नहीं मिलेगा तो आप बैंक्स के पास जाओगे, वहाँ से लोन वगैरह लोगे, या किसी लैंडलॉर्ड से या किसी दूसरे इंडिविजुअल से क्या कर रहे हैं, हम पर्सनल लोन ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि फाइनेंस की फैसिलिटी आपको 2 चीज़ों के लिए चाहिए, क्योंकि आपको एक तो फिक्स कैपिटल लगानी है और एक लगानी है आपको वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मीन होता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, एक ऐसी कैपिटल जो आपको लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में यूज़ करनी है। इसको आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, फिर उसको लंबे समय तक यूज़ करोगे, इसलिए उसको फिक्स्ड असेट्स को हम लॉन्ग टर्म असेट्स भी बोलते हैं। जबकि वर्किंग कैपिटल जो होती है वो आपकी वो डे टू डे ऑपरेशंस में काम आती है। भाई देखो, जैसे आप अपने घर में रखते हो कि घर में हमारा बहुत अच्छा घर है, बहुत बड़ा घर है, सारे उसमें रिसोर्सेज जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको कुछ खर्चों के लिए अपने पास लिक्विड पैसा भी रखना पड़ेगा, कैश भी रखना पड़ेगा। सपोज दैट आपने कोई चीज़ मंगाई जिसका फ्रेट जो है 200 रुपये हुआ, तो वो फ्रेट आपको क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा 200 रुपये कैश में। तो आपको अपने बिजनेस अपने घर में जो खर्चे होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए आपके पास कुछ कैश भी होना जरूरी है। सेम बिजनेस के अंदर भी कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को डे टू डे आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना होता है। उसके लिए आपके पास ढेर सारे वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में भी असेट्स होते हैं। तो ये आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप कुछ काम करते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके पास बिजनेस में कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। उस रिक्वायरमेंट का आप पहले क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद वो किन किन सोर्स से आप कलेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे। और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि उस रिसोर्स से जब हम इन कैपिटल को प्राप्त कर लेते हैं, इन चीज़ों को हम ले लेते हैं, तो फिर इनको हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ करें। तो वो कैपिटल लेना इजी है, उसको यूटिलाइजेशन भी आपको करना चाहिए, क्योंकि यूटिलाइजेशन करेंगे तभी तो हम उसमें से आउटपुट निकाल पाएंगे। आउटपुट निकलेगा तो हम जिससे हमने लोन लिया उसको इंटरेस्ट दे पाएंगे, उसको प्रिंसिपल दे पाएंगे। जिससे हमने शेयर्स इश्यू करवा के पैसे लिए हैं उससे हमको डिविडेंड पेमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज करें। क्लियर। नेक्स्ट, जब आप फाइनेंस अरेंज कर लेते हो तो नेक्स्ट आपको करनी होती है फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। फिजिकल फैसिलिटीज़, फिजिकल फैसिलिटीज़ को भौतिक सुविधाएं बोलते हैं। देखो, भौतिक सुविधाएं या फिजिकल फैसिलिटी क्या है, आपके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ढेर सारी फैसिलिटीज़ चाहिए। केवल फाइनेंस से काम थोड़ी चलेगा कि आपके पास कैश ही कैश हो गया ढेर सारा, आप बिजनेस अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मशीनरीज भी चाहिए, आपको फर्नीचर भी चाहिए, आपको लूज टूल्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें, ये सारे साजो सामान
जो एक बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सब कुछ चाहिए होता है। अब आपके पास फाइनेंस आ चुका है इससे पहले वाले स्टेप में, तो इन चीज़ों को अरेंज करना मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो फाइनेंस फिजिकल फैसिलिटी के अंदर आप जो काम है वो यही रहेगा कि जो आपने फाइनेंस अरेंज किया है उससे आप जो फिजिकल रिसोर्सेज बिजनेस के लिए चाहिए उन सबको क्या करें, इकट्ठा करें। उसके लिए आपको अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको फिजिकल रिसोर्सेज क्या करने, कलेक्ट करने। अगर आपका प्रोडक्शन का स्केल लार्ज लेवल का है तो आप ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा संख्या में मशीनरीज लाओगे, और अगर मान लो आपका स्मॉल स्केल का प्रोडक्शन है तो आप एक दो मशीनें जो आपके इक्विपमेंट्स हैं नॉर्मल, उनसे ही आप बिजनेस ऑपरेट कर लोगे। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लांट लेआउट के बारे में, नंबर 7 पर। प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट, लेआउट का मतलब होता है नक्शा। इसे हम संयंत्र अभिन्यास भी बोलते हैं। देखो ये जो अपने फैक्टर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपने फाइनेंस अरेंज किया है आज के लेक्चर में, उसके बाद मशीनरीज वगैरह कलेक्ट कर ली। अब आप उन मशीनरीज का एक प्लांट लेआउट बना रहे हो। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर काम करता है। आपके बिजनेस में जितने भी मशीन्स, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक ऑर्डर में अगर मान लो जम रहे होंगे, अरेंज हो रहे होंगे, तो बिज़नेस को रन करने में दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पर आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और ये अच्छा है बिज़नेस के लिए। तो आपको सारे के सारे मशीन्स का, सारे के सारे इक्विपमेंट्स का एक नक्शा बनाना है और उस नक्शे के हिसाब से उन सारी मशीन्स को और इक्विपमेंट्स को अरेंज करना है। उनका अरेंजमेंट इस तरह से हो कि जो आपके रॉ मटेरियल है उसका फ्लो एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन के अंदर किया जा सके और कोई भी प्रोसेस आपको रिवाइज़ ना करना पड़े, क्योंकि रिवाइज़ जब हम प्रोसेस को करते हैं तो आपकी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो प्लांट लेआउट में कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक लेआउट, एक नक्शा बनाना है कि आपकी मशीनरीज कहाँ कहाँ लगेंगी, आपके इक्विपमेंट्स कहाँ कहाँ लगेंगे। इस चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। इससे आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उनमें आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, आपकी जो स्पीड है काम की, प्रोडक्शन की, वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है नंबर 8 पे, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। आप किसी भी बिजनेस को देख लो, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो अकेले फाउंडर की वजह से, अकेले मालिक की वजह से सक्सेस हो गया हो। यहाँ पर बात चल रही है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स की। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, जो काम करने के लायक हो, और कमिटेड का मतलब होता है कामगार, कि ये उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। कमिटेड कहते हैं ना, मैं कमिटेड हूँ, यानी कि मैं किसी उत्तरदायित्व में बंधा हुआ हूँ। तो यहाँ पर जो वर्क फोर्स है वो आपके पास होना ज़रूरी है। आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करें, चाहे रिलायंस है, चाहे टाटा है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, ये सभी फाउंडर्स के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन इनके पीछे काम कर रही है एक बड़ी वर्कफोर्स, और ये बड़ी वर्कफोर्स अपने कंट्रीब्यूशन से उस कंपनी को उस लाइन में, उस फील्ड में सबसे आगे खड़ा करती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस वर्कफोर्स को भी ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है। फिजिकल रिसोर्सेज चाहे आपके पास कितने भी अच्छे हों, अगर आपके पास जो मैन पावर है वो अच्छी नहीं होगी तो उन रिसोर्सेज का यूज़ कौन करेगा। कुल मिला के बात ये कि भाई आज मान लो आपने अच्छी कंपनी का एक कंप्यूटर, अच्छी कंपनी का प्रिंटर और एक सिस्टम परचेज़ किया पूरा, और एक ऑफिस सेटअप कर दिया, लेकिन आपने जो अकाउंटेंट बैठाया है वहाँ पर अकाउंटिंग का काम करने के लिए, वही कैसा नहीं है, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड नहीं है, तो आपके सारे रिसोर्सेज बेकार हो गए, क्योंकि आपका मेन काम था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि अकाउंटिंग का काम अच्छा हो, और वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर आपका जो अकाउंटेंट है वही कैसा है, काम का नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको इस तरह की मैन पावर प्राप्त करनी है जिससे आपके जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, और इसके अलावा आपको उनको यूज़ करने के लिए उन्हें प्रॉपर मोटिवेशन देना है, उनको प्रॉपर सैलरी इंसेंटिव्स जो उनके लिए आप प्रॉमिस करते हो वो सब आपको देने हैं। ऐसा करने से आप उनका अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 9 पॉइंट पर, नंबर 9 पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे टैक्स प्लानिंग के बारे में। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कर नियोजन। देखो भाई, आप एक बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस कर रहे हो तो सीधी सी बात है उसमें ढेर सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, ढेर सारे ऐसे काम होंगे
जो ढेर सारे लॉज के, गवर्नमेंट लॉज के अकॉर्डिंग टैक्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, टैक्स लिमिट में आते हैं। तो आपको एक बिजनेस के फाउंडर के फॉर्म में, एक एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में ये चीज़ भी पहले ही सोच लेनी है। और वो चीज़ क्या है कि भाई आपके जो बिजनेस हैं उसमें कौन कौन से काम को लेकर कौन कौन से टैक्स और कितने टैक्स आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, उस चीज़ की आप पहले प्लानिंग करेंगे। और उस प्लानिंग के बाद आपको उन टैक्सेस के बारे में अलग अलग क्या करना है, सिस्टम सेट करना है कि कौन कौन से टैक्स कब कब किस तरह से गवर्नमेंट को पेमेंट किए जाएंगे। टैक्स गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू होता है जिससे वो अपने देश का, अपने नेशन का क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप भी नेशन के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दें और इस चीज़ को ज़रूर पेमेंट करें। तो जो अच्छा एंटरप्रेन्योर या फाउंडर होता है वो अपने बिजनेस में पहले ही टैक्स प्लानिंग को लेकर अवेयर होता है कि आपको कौन कौन से टैक्स कंपनी के अंदर से आपको क्या करने हैं, पेमेंट करने हैं, किसको, गवर्नमेंट को। क्लियर। और नंबर 10 पे हम डिस्कस करेंगे, नंबर लास्ट में आज की क्लास में, वो है लास्ट टॉपिक आपका जिसका नाम है लॉन्चिंग द बिजनेस। ये लास्ट स्टेप है हमारा। अभी तक जो हमने सारे के सारे स्टेप परफॉर्म किए हैं उनमें हमने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया। बिजनेस को स्टार्ट करने के हम स्टेजेस क्रॉस कर रहे हैं कि हमने पहले लाइन चूज़ किया, फिर हमने साइज़ देखा है, फिर हमने ओनरशिप फॉर्म देखा, फिर लोकेशन देखी, फिर हमने फाइनेंस जुटाया है, फिर हमने फिजिकल रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं, उसके बाद उनका प्लांट लेआउट बनाया है, फिर वर्क फोर्स कलेक्ट कर ली, फिर टैक्स प्लानिंग कर ली और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को लॉन्च कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये हमारा एक प्रैक्टिकल स्टेप है, प्रैक्टिकल स्टेप। और प्रैक्टिकल स्टेप के अंदर आप क्या कर रहे हैं, अब तक जितनी भी प्लानिंग की है, जितने भी रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं, उन सबको हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्टेप के अंदर अब तक जितने भी आपने स्टेप्स किए हैं उन सारे स्टेप्स को आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका चालू हो जाएगा मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। आपकी जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी आपके स्टॉक वगैरह और भी जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो सब मोबिलाइज हो जाएंगे। मोबिलाइज का मतलब होता है गति करना, चालू हो जाएंगे, मशीनें काम करने लग जाएंगी, इक्विपमेंट्स यूज होने लग जाएंगे, रॉ मटेरियल प्रोसेस में आ जाएगा। कुल मिला के आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, आपने सेल्स स्टार्ट कर दिया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो मेन बात जो है आपकी यहाँ पर लॉन्चिंग द बिजनेस के पास ख़त्म हो जाती है। आप पढ़ रहे थे बेसिक फैक्टर्स टू स्टार्टिंग एक न्यू बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते ही वो फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं। अब आपको बिजनेस को नॉर्मली क्या करना है, मैनेज करना है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं लॉन्चिंग द बिजनेस टॉपिक के बारे में। और इसी के साथ आपका 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के बारे में जिसमें हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस के ओनरशिप फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। क्लियर। थैंक यू।